दोस्तों 12वीं के बाद कई सारे हमारे दोस्त हेल्थ केयर में अपना करियर बनाने के लिए कई सारे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, जिनमें अपने 10+2 के सब्जेक्ट के बेसिस पर कुछ नर्सिंग में चले जाते हैं, कुछ फार्मेसी में और कुछ टेक्नीशियन के तौर पर अपनी किस्मत को आजमाते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि लोग सही गाइडेंस ना मिलने के कारण अपने लिए सही कोर्स का चुनाव नहीं कर पाते हैं और एक जगह पर जाकर दोस्तों वो फंस जाते हैं। ऐसा तब और ज्यादा होता है जब आप किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक कोर्स है जिसका नाम है DMLT, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि एक पैरामेडिकल कोर्स है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि DMLT करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन हमारे वो दोस्त जो करियर में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी सैलरी रेंज को पुश करना चाहते हैं, उनके लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या किया जाए। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं, अगर आप भी हैं एक DMLT होल्डर या फिर कर रहे हैं DMLT को। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों पहले हम आपको DMLT से जुड़े कुछ फैक्ट और फिगर्स के बारे में बताना चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे DMLT के बाद कुछ किए जाने वाले कोर्सेज और क्या क्या करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज रहते हैं आपके पास। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि DMLT के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं आपके पास। अगर आपने ऑलरेडी DMLT कर रखा है या आप कर रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि DMLT के तौर पर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, माइनर इमरजेंसी सेंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ब्लड डोनर सेंटर पर दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर, क्लिनिक, रिसर्च फैसिलिटीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा क्राइम लेबोरेटरीज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपने CID में अक्सर देखा ही होगा, जो डॉक्टर सालूम के होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनका जो काम होता है वो यही होता है, तो आप क्राइम लेबोरेटरीज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी दोस्तों लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें DMLT के डिफरेंट रोल्स में सैलरी रेंज क्या रहती है, तो दोस्तों एक DMLT के तौर पर मान लीजिए आप डिफरेंट रोल में ज्वाइन करते हैं तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों एक फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं एक मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे, ठीक है, तो एक एवरेज सैलरी आपका रहता है 2.4 लाख पर एनम, ठीक है। हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जा सकती है। लैब टेक्नीशियन के तौर पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2.37 आपका एक एवरेज सैलरी रह सकता है और मैक्सिमम आपका हो सकता है 2.99 लाख पर एनम। पैथोलॉजी टेक्नीशियन के तौर पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपका सैलरी रहता है 2.2 लाख पर एनम, जो कि एक एवरेज सैलरी रहता है। वही अगर हम बात करें हाईएस्ट की तो दोस्तों ये 4.2 लाख तक रह सकता है। सबसे ज्यादा सैलरी रेंज दोस्तों हमें देखने को मिलता है एक मेडिकल राइटर के तौर पर, जहां पर आपका एवरेज सैलरी रहता है 3.1 लाख और वहीं दोस्तों आपका हाईएस्ट सैलरी 7 लाख तक जा सकता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो दोस्तों आपने देखा कि मेडिकल राइटर के तौर पर सबसे ज़्यादा एक सैलरी आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ये दोस्तों कि ये जो ओवरऑल फिगर है ये दोस्तों इंडिया के हैं, यानी कि ओवरऑल इंडिया के हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों अगर आपने DMLT किया है तो आपका एवरेज सैलरी इतना ही रहेगा या आपका हाईएस्ट सैलरी इतना हो सकता है। इसमें दोस्तों कुछ फैक्ट आ जाते हैं। वो फैक्ट क्या आ जाते हैं, तो दोस्तों आपकी सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किस रीजन से आते हैं, यानी कि दोस्तों आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप आंध्रा से हैं, आप मद्रास से हैं, आप बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, पंजाब से हैं या फिर आप तमिलनाडु से हैं, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा दोस्तों जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उस रीजन में एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है एक टेक्नीशियन के लिए, एक लैब टेक्नीशियन के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो वहां पर एक एवरेज सैलरी आपको ज्यादा मिलता है कंपेयर टू नॉर्थ। अगर आप इंडिया में नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो वो चीज काफी हद तक वेरी करती है, डिपेंड करती है कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना रहेगा।
इसके बाद दोस्तों जो चीज मैटर करती है वो ये करती है आपका जॉब रोल क्या है, यानी कि आप किस जॉब को कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों आप किस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में हो सकते हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो सकते हैं, किसी क्राइम लेबोरेटरी में आप हो सकते हैं, या फिर जनरली किसी आप लैब में भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो वहां पर दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस संस्था के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं उस संस्था की कंडीशन कैसी है। क्या वो संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है संस्था का, या वर्कलोड मीडियम है, या वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी सैलरी इस बात पर भी निर्भर करेगी दोस्तों कि आप किस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उस संस्था की कंडीशन कैसी है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको ये सारी चीजें माइंड में रखनी होंगी जब भी आप डीएमएलटी कोर्स को कर रहे हैं या कर चुके हैं और जॉब के लिए एक्सपेक्टेड सैलरी ढूंढ रहे हैं। तो जैसा हमने बताया दोस्तों, आपने फिगर में देखा ही कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहता है इंडिया में, लेकिन वहां पर कुछ फैक्टर आ जाते हैं जो कि आपको देखने हो जाते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों आप सिर्फ इन फिगर को देखकर ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको इतनी सैलरी ऑफर होने वाली है। हो सकता है कि आपको इससे डबल सैलरी भी ऑफर हो जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपको इसकी आधी सैलरी भी ऑफर ना हो। तो ये सब बातें डिपेंड करती हैं दोस्तों, जो भी हमने आपको फैक्ट अभी तक बताए हैं। अब इस सब फैक्ट और फिगर के बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपके आगे डीएमएलटी के बाद क्या क्या करियर स्टडी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं डीएमएलटी के बाद तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और उन ऑप्शंस को चुनने के बाद आपके आगे क्या क्या स्कोप है और क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। सो दोस्तों मेडिकल साइंस में कई सारे ऑप्शन हैं डीएमएलटी कैंडिडेट के लिए, तो आइए वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेजुएशन डिग्री की, यानी कि मान लीजिए कि आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, तो मान लीजिए आप बैचलर डिग्री आप लेना चाहते हैं डीएमएलटी के बाद, तो यहाँ पर आपके आगे कुछ ऑप्शंस रहते हैं बैचलर डिग्री के लिए। जैसे कि दोस्तों आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि बीएमएलटी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ऑप्शन है आपके आगे वो है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी एक करियर ऑप्शन है जिसके लिए आप जा सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये एक ऑप्शन दोस्तों आपके सामने रहता है। बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके आगे रहते हैं अगर आप बैचलर का डिग्री लेना चाहते हैं डीएमएलटी के बाद। अगर आप बैचलर डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी वजह से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों पीजी डिप्लोमा भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का दोस्तों एक ऑप्शन आपके पास रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी सर्विसेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल जेनेटिक्स एंड मेडिकल। तो दोस्तों ये आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं पीजी डिप्लोमा के तौर पर, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं या इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेशन ऑप्शन भी आपके पास रहते हैं, यानी कि मान लीजिए आप डिप्लोमा भी नहीं लेना चाहते हैं, आप आगे बैचलर डिग्री भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कुछ सर्टिफिकेट्स को ले सकते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करने में हेल्प करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक काम को लेकर दोस्तों एक्सपर्टीज को हासिल करें या उस काम को लेकर आप एक्सपर्ट बने। अगर हम दोस्तों कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करें दोस्तों जो कि आप ले सकते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स इन ब्लड बैंक टेक्नीशियन। ठीक है, ये एक आपके पास ऑप्शन है। सर्टिफिकेट कोर्स इन डार्क रूम असिस्टेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन कैथेटर लैब टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट कोर्स इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्निक, एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेनिंग ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो दोस्तों कई सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, कई सारी संस्थाएं हैं दोस्तों जो इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कराती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपने डीएमएलटी कंप्लीट कर लिया है और आप एक बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो इसका फीस कितना रहता है। तो देखिए दोस्तों फीस जो है वो डिपेंड करेगा अगेन कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल फीस की बात करें तो दोस्तों ये आपका 20,000 से 25,000 पर सेमेस्टर के बीच में हो सकता है आपका फीस। हो सकता है ये कम भी हो और हो सकता है ये ज्यादा भी हो, हम एक एवरेज फीस की दोस्तों बात कर रहे हैं।
अगर दोस्तों यहाँ पर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वो दोस्त जो हमारे पीजी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं बैचलर डिग्री को हासिल करने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पर आप 1 से 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी जो फीस रहती है दोस्तों वो आपकी लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में होती है। ज़्यादा फीस दोस्तों इसकी नहीं होती है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है जो कि आप कर सकते हैं या इसके लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली ऐसी ही और भी वीडियोज़ मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। धन्यवाद।